नमस्कार, अचीवर अकेडमी पे आप सभी का स्वागत है और आज हम करेंगे यूपी टेट हिंदी के महत्वपूर्ण वन लाइनर जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लेकर के आए हैं जिनको हम लोग यहाँ पर कवर करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा प्रमुख पत्रिका और उनके संपादक। तो चलिए पढ़ने की शुरुआत करते हैं। पहला हमारा है बाला बोधनी और हरिश्चंद्र के पत्रिका के संपादक कौन है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र हैं। कौन है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र हैं, ध्यान रखना। हिंदी प्रदीप के संपादक जो कौन है? बालकृष्ण भट्ट। कौन है? बालकृष्ण भट्ट। अगला है हमारा आनंद कदम्बिनी का संपादन, जो आनंद कदम्बिनी नाम की पुस्तक है उसका संपादन बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने किया है। अगला हमारा है सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे ही पॉइंट, आपके एग्जाम में इसमें से एक ना एक देखने को जरूर मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, धमाके के लाइक करिए और इसको शेयर करिए। अगला हमारा मर्यादा पत्रिका का संपादन किसने किया? डॉक्टर संपूर्णानंद ने किया। अगला हमारा है मर्यादा का संपादन कुछ समय के लिए मुंशी प्रेमचंद ने भी किया है। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 7, हंस पत्रिका के संपादक कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद हैं। अगला हमारा है कर्मवीर पत्रिका के संपादक माखनलाल चतुर्वेदी थे। कौन थे? माखनलाल चतुर्वेदी। अगला है नागरी प्रचारणी का संपादन किसने किया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। किसने किया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला पॉइंट है हमारा ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि हिंदी साहित्य के काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने प्रीवियस ईयर सॉल्व किया होगा तो उसमें आपको हर सेट में क्वेश्चन मिल रहा होगा। तो पहला हमारा हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था? सुमित्रानंदन पंत को मिला था। हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला? सुमित्रानंदन पंत को। अगला है हमारा सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है चिदम्बरा के लिए, और कब मिला था? 1968 में मिला था। ध्यान रखना, 1968। किसको मिली? देखो सबसे पहला मिला सुमित्रानंदन पंत को, कब मिला है? 1968 में। और किसके लिए मिला है? तो चिदम्बरा के लिए। ठीक है। अगला है हमारा रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए, किसके लिए मिला है? उर्वशी के लिए। ध्यान रखना, इसको कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और कब मिला है? 1972 में मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला हमारा है अज्ञे को कितनी नाव में कितनी बार के लिए 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो अज्ञे को कब किसके लिए मिला है? कितनी नाव में कितनी बार, और कब मिला है? 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। महादेवी वर्मा को यामा के लिए 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। महादेवी वर्मा को 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए किसको कब मिला। देखिए सुमित्रानंदन पंत को सबसे पहला मिला था, कब मिला था? 1968 में मिला था। किसके लिए मिला था? तो चिदम्बरा के लिए। अगला हमारा है रामधारी सिंह दिनकर को मिला था, कब मिला था? 1972 में मिला था, और उर्वशी के लिए मिला था। 1972 में उर्वशी के लिए किसको मिला था? रामधारी सिंह दिनकर को। अगला हमारा है अज्ञे को कब मिला? अज्ञे को मिला 1978 में, और किस रचना के लिए? तो कितनी नाव में कितनी बार, कितनी नाव में कितनी बार के लिए मिला था। और लास्ट है हमारा महादेव वर्मा को, जो कि है यामा के लिए 1982 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। किसके लिए? यामा के लिए 1982 में। आगे चलते हैं। अगला हमारा है पॉइंट नंबर 15, नरेश मेहता को 1992 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। नरेश मेहता को 1992 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अगला हमारा है कृष्णा सोबती को 2017 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो कृष्णा सोबती को कब मिला? 2017 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अगला है हमारा पॉइंट, नरेश मेहता और कृष्ण सोबती को संपूर्ण साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। जो नरेश मेहता हैं और कृष्णा सोबती हैं को संपूर्ण साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ध्यान रखना है सारे नाम। अगला हमारा है काल और नामकरण की बात करते हैं। सबसे पहला हमारा है आदिकाल नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया। आदिकाल नाम जो है किसने दिया था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। कई बार एग्जाम में पूछा गया पॉइंट है। अगला हमारा है रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या कहा है? वीर गाथा काल कहा है। किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है। किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ये सारे ही पॉइंट एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। कोशिश करेगा इस वीडियो को 2-3 बार देख लें ताकि आपके दिमाग में छप जाएँ। अगला हमारा है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीजप्पन काल कहा है। ठीक है, किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किसको कहा है? आदिकाल को कहा है। ठीक है। अगला हमारा है जॉर्ज गेयरसन ने आदिकाल के चरणोकाल कहा है। जो जॉर्ज गेयरसन है उन्होंने आदिकाल को क्या कहा है? चारणकाल कहा है। ठीक है, ध्यान रखना इसको। अगला है राम कुमार वर्मा ने भी आदिकाल को चारणकाल कहा है। राम कुमार वर्मा और जॉर्ज गेयरसन दोनों ने ही आदिकाल को क्या कहा है? तो चारणकाल कहा है। अगला हमारा पॉइंट है 23 वाला, रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का नाम दिया। रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल नाम दिया। ठीक है। अगला हमारा है विश्वनाथ प्रसाद ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा। तो रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? तो विश्वनाथ प्रसाद ने। अगला हमारा है 25 नंबर, मिश्रा बंधु ने रीतिकाल को अलंकृत कहा है। जो मिश्रा बंधु है उन्होंने रीतकाल को क्या कहा है? अलंकृत कहा है। अगला हमारा है बिहारी लाल रीतकाल की रीत सिद्ध शाखा के प्रमुख कवि थे। बिहारी लाल जो है रीतकाल की रीत सिद्ध शाखा के प्रमुख कवि थे। अगला हमारा है बिहारी लाल जो है रीत सिद्ध शाखा के एकमात्र कवि माने जाते हैं। बिहारी लाल किसके? रीत सिद्ध शाखा के एकमात्र कवि माने जाते हैं। अगला है हमारा बिहारी
जो लाल की प्रसिद्ध रचना बिहारी सतसई है, तो बिहारी सतसई किसकी रचना है? बिहारी लाल की। एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, बिहारी सतसई किसकी रचना है? तो बिहारी की, बिहारी लाल की। अगला हमारा है धनानंद रीति मुक्त कवि थे। धनानंद कैसे कवि थे? तो रीति मुक्त कवि थे। अगला हमारा है जो ठाकुर हैं वो भी रीत मुक्त कवि थे, और आलम रीत मुक्त कवि थे, भूषण रीत मुक्त कवि थे। तो ध्यान रखना कौन कौन है, ठाकुर है, आलम है, भूषण है, और इससे पहले हमारे कौन थे? धनानंद थे। तो धनानंद, ठाकुर, आलम और भूषण ये सभी जो है रीत मुक्त कवि हैं। अगला हमारा है हिंदी में प्रथम, हिंदी में क्या किसने पहली बार किया? ठीक है, तो पहला हिंदी की प्रथम कहानी किसकी है? इंदुमती, इंदुमती मानी जाती है। हिंदी की प्रथम कहानी कौन है? इंदुमती है। इंदुमती के लेखक कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी हैं, किशोरीलाल गोस्वामी हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, और कई एग्जामों में जहाँ भी हिंदी पूछी जाती है वहाँ पर यह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इंदुमती सबसे पहली हिंदी की कहानी मानी जाती है, जिसके लेखक कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी हैं। अगला हमारा है हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु है। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु है, जिसके लेखक हैं लालाश्री निवास दास, लालाश्री निवास दास। अगला हमारा है हिंदी का प्रथम नाटक कौन है? तो नहुस है। हिंदी का प्रथम नाटक कौन है? नहुस है, ध्यान रखना। तो सबसे पहली कहानी है इंदुमती, प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु, जिसके लेखक हैं लालाश्री निवास दास, और हिंदी का प्रथम नाटक कौन है? नहुस है, ध्यान रखना। ये एग्जाम में कई बार पूछी गई चीज़ें हैं ये। अगला हमारा है, देखते हैं प्रश्न पॉइंट नंबर 38। नहुस के लेखक कौन है? गोपाल चंद गिरधरदास। नहुस के लेखक कौन है? गोपाल चंद गिरधरदास। अगला है हिंदी का प्रथम यात्रा व्रत किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये सरयू पार की यात्रा है, और सरयू पार के लेखक हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र। सरयू पार की यात्रा के लेखक कौन है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र है, जो कि क्या है? यात्रा है, यात्रा वृत्तांत है। अगला हमारा है हिंदी में प्रथम कवि सरहप्पा माने जाते हैं। कौन माना जाता है? सरहप्पा माने जाते हैं, सरहप्पा माने जाते हैं। हिंदी के प्रथम कवि सरहप्पा माने जाते हैं। अगला हमारा है प्रमुख कवि, कौन उनकी रचनाएं और उनके उपन्यास। तो अमीर खुसरो को तूतीय हिंद कहा जाता है। अमीर खुसरो को तूतीय हिंद कहा जाता है। अमीर खुसरो को खड़ी बोली का प्रारंभकर्ता माना जाता है। प्रारंभकर्ता माना जाता है किसको? अमीर खुसरो को, और इन्हीं को क्या कहा जाता है? तूतीय हिंद भी कहा जाता है। अगला हमारा है चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है। क्या माना जाता है? पहला महाकाव्य। विद्यापति को जो मैथिल कोकिल कहा जाता है। मैथिल कोकिल किसको कहा जाता है? तो विद्यापति को। अगला हमारा है 47 नंबर पॉइंट। यहाँ पर कहा गया विद्यापति की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो पदावली है। विद्यापति की रचना कौन सी है? कीर्तलता है। विद्यापति की रचना कौन सी है? कीर्त पताका है। तो ये तीनों ही ध्यान रखनी है आपको, पदावली, और अगला हमारा है कीर्तलता, और आगे है कीर्त पताका। ये किसकी रचना है? विद्यापति की रचना है, ध्यान रखना किसकी है? तो विद्यापति की है। अब पॉइंट नंबर 50 की बात करते हैं। मैथिली शरण गुप्त को क्या कहा जाता है? राष्ट्रकवि। राष्ट्रकवि किसे कहा जाता है? मैथिली शरण गुप्त को। राष्ट्रकवि किसे कहा जाता है? मैथिली शरण गुप्त को। ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे, राष्ट्रकवि किसको कहा जाता है? तो मैथिली शरण गुप्त को। मैथिली शरण गुप्त को दद्दा भी कहा जाता है, और सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सुमित्रा नंदन पंत को क्या कहा जाता है? प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। प्रकृति का सुकुमार कवि किसको कहा जाता है? तो सुमित्रानंदन पंत को। ध्यान रखना, बार बार रिपीट इसीलिए कर रहे हैं ताकि आप वीडियो को देखें तो आपके दिमाग में ये बात बस जाए। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहा जाता है। किसको आधुनिक मीरा कहा जाता है? महादेवी वर्मा को। सूरदास वात्सल्य रस की सम्राट कहा जाता है। वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है, किसको कहा जाता है? सूरदास को कहा जाता है। अगला हमारा है पॉइंट नंबर 55, जो कि है सूरदास को अष्टछाप का जहाज कहा जाता है। सूरदास को जो अष्टछाप कवि हैं उनका जहाज यानी कि प्रमुख कहा जाता है। अगला हमारा है कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कालिदास को जो है भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट है हिंदी व्याकरण से पॉइंट, उनको देख लेते हैं। जैसे कि हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? तो 11 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं? 11 होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं? तो 33 व्यंजन होते हैं। कितने व्यंजन होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं। हिंदी में 4 संयुक्त व्यंजन माने जाते हैं। कौन कौन से हैं? छ है, त्र है, ज्ञ है, और हमारा श्र है। अब इनका ये आप देख लीजिए विच्छेद, का घन, छ और तार घन, ये है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि छ, त्र, ज्ञ और लास्ट वाला हमारा है श्र, ठीक है। अगला हमारा है अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? तो या, व, राला, या, व, राला, ये जो हमारे होते हैं अंतस्थ व्यंजन होते हैं। उसमें व्यंजन कौन से होते हैं? श, 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 ह, ठीक है। अर्ध व्यंजन कौन से होते हैं? या और वा। अर्ध व्यंजन कौन से होते हैं? या और वा। एक बार फिर से देख लीजिए, अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा। उसमें व्यंजन सा, सा, श, ह। अगला हमारा है अर्ध स्वर, तो या और वा। आगे चलते हैं। अगला हमारा है उच्छिष्ट व्यंजन, किसको कहा जाता है? तो डा और डा, देख लीजिए। और प्रकंपित
व्यंजन कौन सा हो जाएगा, रा हो जाएगा। पार्श्विक व्यंजन कौन सा हो जाएगा, ला हो जाएगा। ये सारे ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनमें से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, अगला हमारा उचित व्यंजन आपने देख लिया, प्रकृत व्यंजन हो गया, पार्श्विक हो गया, ये सारे ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं जो कि हमारा है पॉइंट नंबर 70। यहाँ पर कहा गया रस और स्थायी भाव की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, रति है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, रति है। वीर रस का स्थायी भाव क्या है, उत्साह है। वीर रस का स्थायी भाव क्या है, उत्साह है। करुण रस का स्थायी भाव क्या है, शोक है। करुण रस का स्थायी भाव कैसा है, शोक है। और शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। विपस्त रस का स्थायी भाव जो गुस्सा है या फिर घृणा है, जो गुस्सा है या फिर घृणा है। एक बार फिर से पढ़ लीजिए इनको ताकि आपके दिमाग में छप जाए। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है, जबकि करुण रस का स्थायी भाव क्या है, शोक है। और शांत रस का स्थायी भाव यहाँ पर निर्वेद है। विभस्त रस का स्थायी भाव जो गुस्सा और घृणा है, जो गुस्सा या फिर घृणा। हाँ, तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो लाने के लिए कमेंट जरूर करें। एक बार कुछ अच्छा सा कमेंट करिए जिससे हम लोग को भी मोटिवेशन